हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में अपना जो चैप्टर है जुडिशियल रिव्यू का उसको फिनिश कर लिया है। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जुडिशियल एक्टिविज़म है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा सबसे पहले कि जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है, इसके अलावा जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है एंड जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन न्यू टर्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो जुडिशियल एक्टिविज़म है उससे, कि जो वर्ड है जुडिशियल एक्टिविज़म बेसिकली जो डॉक्ट्रिन है ये कहाँ से निकल के आई। बिकॉज जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे थे, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू है इसको बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था अमेरिका से ही। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे कि जो कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का वो ओरिजिनेट हुआ है एंड डेवलप्ड हुआ है कहाँ पे, अगेन अमेरिका में। तो यहाँ पे बताया गया है कि दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन की गई थी 1947 में बाय द आर्थर श्लेजिंगर जूनियर के द्वारा, जो कि अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एजुकेटर हैं। यानी कि ये जो बेसिकली आर्थर हैं, इन्होंने अपना एक मैगज़ीन है जिसका नाम था फॉर्च्यून मैगज़ीन। इस मैगज़ीन में एक आर्टिकल निकाला था, उस आर्टिकल का टाइटल था द सुप्रीम कोर्ट 1947। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उन्होंने जो वर्ड है कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज़म, इस वर्ड को उन्होंने यूज़ किया था। अब एग्जैक्टली में जो कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है, अभी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में जो डॉक्ट्रिन है जुडिशियल एक्टिविज़म की उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया। पहले तो 1970s में, किसके द्वारा, बाय द जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस DA देसाई। इन सब ने कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन रखी जुडिशियल एक्टिविज़म की हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि बैकग्राउंड बेसिकली क्या है। अब हम समझते हैं कि मतलब क्या है जुडिशियल एक्टिविज़म का। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जुडिशियल एक्टिविज़म डिनोट करता है द प्रोएक्टिव रोल played by the judiciary in the protection of the rights of the citizens and in promotion of the justice in the society. In other words, it implies the assertive role played by the judiciary to force the other two organs of the government, that is legislature and the executive, to discharge their constitutional duties. यानी अगर सिंपल वे में देखा जाए तो जुडिशरी यहाँ पे क्या कर रही है, एक प्रोएक्टिव रोल अपना प्ले करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे उसका मेन फोकस क्या है कि जो सिटीजन्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर जस्टिस को प्रमोट करना। तो ये दो कह सकते हैं एम है उनका अंडर द जुडिशियल एक्टिविज़म के तहत। और यहाँ पे वो इस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है कि कहीं ना कहीं वो फोर्स करती है गवर्नमेंट के जो दो ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, पहले लेजिस्लेचर और दूसरा दी एग्जीक्यूटिव, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ जो उनको डिस्चार्ज करें। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको तीन पिलर्स, इंपॉर्टेंट पिलर्स देखने को मिलेंगे। पहला लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जुडिशरी है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी टाइम ऐसा लगे जुडिशरी को कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वीक हो गया है, तब उस टाइम पे जुडिशरी जो है अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म वो कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले करती है कि वो दोनों ऑर्गन्स को यानी लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं फोर्स करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी ड्यूटीज़ है आपकी, क्योंकि लेजिस्लेचर का ड्यूटी क्या है कि लॉ बनाना, लॉ की सेंस में कि कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ऐसे ही कुछ लॉज लेके आना, या फिर सोसाइटी में जो है जस्टिस को लाया जा सके, इस रिलेटेड लॉ लेके आना। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो फंक्शन है मेनली जो काम है दोनों ही ऑर्गन्स के, ये सही से हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इनको कहीं ना कहीं जो है फोर्स करती है जुडिशरी करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि इंडिया में देखा जाता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इनके पास कहीं ना कहीं पावर है एग्जामिन करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है किसी पर्टिकुलर लॉ की किस तरीके से है। यानी अगर कोई लॉ इनकन्सिस्टेंट पाया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो है बेसिकली पावर है कि उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, क्या उनके पास भी पावर है ये चेक करने का कि कोई पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं। तो आंसर इज़ नो, यानी कि हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके पास पावर नहीं है कि वो रिव्यू कर सके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ को। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल डायनेमिज्म कहा जाता है। इट इज़ द एंटीथीसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट विच मीन्स अ सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी को बेसिकली क्या करना है,
एक कंट्रोल बना के रखना, एक लिमिट रखनी है अपने आप में, ताकि वो जो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव उनके काम में इंटरफेयर ना करे एक हद से ज़्यादा, ठीक है। तो लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मैं सिंपली अगर बताऊं तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट बेसिकली कहीं ना कहीं कोर्ट को रोकता है किस चीज़ में इंटरफेयर करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम देखो लेजिस्लेचर का है, ठीक है। अगर आप लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफेयर करोगे तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक सही नहीं है। तो यानी आपको जब भी कोई पर्टिकुलर केस को देखना है, अगर उसको चेक करना है कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक है नहीं, तो उसको बेसिकली चेक करो जो पॉलिसी मेकिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से सोसाइटी में उसके क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना जुडिशरी का एक हद तक सही नहीं माना जाता, जो कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट में बेसिकली कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है कहीं ना कहीं अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट अगर डिफरेंस आपको समझना है तो अगर हम बताऊं कि जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में, तो जुडिशियल एक्टिविज़म बेसिकली पावर देता है जुडिशरी को कि वो ओवर रूल कर सकता है सर्टेन एक्ट और जजमेंट्स जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं लाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। अगर उसको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर एक्ट या जजमेंट सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जो है खुद ही उसको चेंज करने की कोशिश करता है। जबकि जुडिशियल रिस्ट्रेंट इस केस में क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं एनकरेज करेगा कि वो एग्जिस्टिंग लॉज जो है उनको रिव्यू करें, रैदर देन कि वो उसको मॉडिफाई कर दे जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो वो काम कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का है। क्यों लेजिस्लेचर का है? बिकॉज जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, यानी लोगों के, और लोगों ने उनको चुन के भेजा है। तो बेसिकली सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या नहीं है, सबसे पहले तो उस पर काम कौन करेगा? जो लेजिस्लेचर है वही काम करेगा। अगर लेजिस्लेचर सही काम नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तब उसको चेक हमारा जुडिशरी कर सकता है। बट प्रोएक्टिवली वो उसके अंदर इंटरफेयर करने लग जाए, खुद ही उन लॉज को, एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज करने लग जाए कि हाँ हम सोसाइटी के लिए बेसिकली कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस एक और मैं आपको बता देती हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज़म कह सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इश्यूज़ लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अगर मान लो नहीं लग रहा है, जुडिशरी को लग रहा है कि किसी इंडिविजुअल का राइट को प्रोटेक्ट करना है, उससे रिलेटेड कुछ लॉ लेके आना है, सिविल राइट्स हो गया, पब्लिक मोरालिटी हो गया, पॉलिटिकल अनफेयरनेस कहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पे हमारा जो लेजिस्लेचर है वो उसको इंटरफेयर करना था बट वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, वो उस पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर जो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तब कहीं ना कहीं जुडिशरी एक्टिविज़म का रोल प्ले करके वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने की कोशिश करती है। बट अगर हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात करें तो वो प्रिजर्व करने का काम है उसका बैलेंस तीनों ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में। यानी रिस्ट्रेंट कहता है कि ठीक है आप प्रोएक्टिव हो बट इतना भी मत हो कि आप कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो है क्रिएट ना कर पाओ। बैलेंस कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप इतना डिफरेंसेस से आप समझ सकते होंगे कि जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट किस तरीके से एंटीथीसिस है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज़म इज़ डिफाइंड फ्लोइंग विग्स। तो यहाँ पे हम और भी तरीके देखेंगे ये समझने के लिए कि जुडिशियल एक्टिविज़म किस तरीके से काम करता है। पहला बताया गया कि जुडिशियल एक्टिविज़म इज़ अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर दैट मोटिवेट्स द जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मली practice strict adherence to judicial precedent in favor of progressive and new social policies. It is commonly marked by decisions calling for social engineering. Occasionally, these decisions represent intrusion in the legislative and executive matter. यानी कि जो हमारी जुडिशरी है यहाँ पे क्या कर रही है, उनका मेन मोटिव तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से जो सिटीजन्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करना है, साथ साथ सोसाइटी में कहीं ना कहीं बैलेंस लाना है और मतलब किस तरीके से एक हार्मनी क्रिएट करने सोसाइटी में। तो यहाँ पे जजेस का क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जजेस देखने को मिलेगा वो अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को ज़्यादा मतलब उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं रूलिंग देना स्टार्ट कर देते हैं रादर देन कि वो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके बेसिस पे रूलिंग वगैरह दें, ठीक है। तो यानी कि इस केस में देखने को ये मिलता है कि जितने भी जुडिशियल एक्टिविज़म है तो जजेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनवैलिडेट कर रहे हैं वो सारे एक्शंस जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा लिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा लाए गए हैं, और उनको कहीं ना कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली कर देते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनजस्ट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हो। और किस पे बेसिस पे ध्यान देते हैं कि जो उनके जो पर्सनल व्यूज़ हैं उनको ज़्यादा कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे रूलिंग देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जजेस जो है
समटाइम्स जो है डिसीज़न लेते हैं, तो उनका मेन एम क्या होता है, रिफॉर्म करना है सोसाइटी को और एड्रेस करना है सोशल प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं दिखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, करप्शन हो गया। तो इस तरीके से जब जुडिशरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं खुद ही जो है लॉ बनाने लग जाती है, तो उस केस में देखा ये जाता है कि वो इंटरफेयर कर रही है फंक्शंस या फिर जो पॉलिसीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट की। ये देखो गवर्नमेंट का काम है अगेन, तो आप गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करोगे तो एक कहीं ना कहीं वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, जो बैलेंस कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन खुद चाहता है कि एक बने रहे तीनों ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। तो वही सब चीज़ें बोली गई हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ प्रैक्टिस इन द जुडिशरी ऑफ प्रोटेक्टिंग और एक्सपेंडिंग द इंडिविजुअल राइट्स थ्रू द डिसीजंस दैट डिपार्ट फ्रॉम established precedent or independent of or in opposition to supposed constitutional or legislation intent। ओके, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था वही सिंपली उसी चीज़ को मतलब सेकंड तरीके से लिखने की मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि वही जो मेन जो जुडिशरी है मेन क्या चीज़ चाहती है, वो इंडिविजुअल का राइट जो एक्सपेंड हो, उनका प्रोटेक्शन हो बेसिकली, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उस पर ध्यान न देकर वो किस तरीके से जो लेजिस्लेशन है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म में बी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द जज, जैसे कि हमने देख लिया है। इट मीन्स एन एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज बाय अ जज मेड with a view to enhance the utility of that legislation for social betterment. Judicial activism is different from judicial pessimism, which means the interpretation of existing provisions of law without an attempt to enhance its beneficial aspects। यानी सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक वर्ड है जुडिशियल पेसिमिज्म। अगर हम इसको समझें कि बेसिकली क्या कहता है, तो इसमें बोला जाता है कि जो जजेस होते हैं ओनली अप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ को, उनको समझने की कोशिश करते हैं बिना ये समझे कि किस तरीके से वो जो है इम्प्रूव कर सकता है या फिर एक्सपेंड कर सकता है पॉजिटिव इफेक्ट या फिर कह सकते हैं बेनिफिशरी एस्पेक्ट्स को, यानी किस तरीके से वो बेनिफिट देगा उस पर बेसिकली फोकस ना करके सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉज जो है उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये निकल के आती है कि जब जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे मेन फोकस क्या होता है जुडिशरी का, कि हमें प्रोटेक्ट करना है, एक्सपेंड करना है इंडिविजुअल के राइट्स को, कि और उस तरीके से हम कह सकते हैं वो इंटरफेयर करने लग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के जो कह सकते हैं पिलर्स हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, उनमें इंटरफेयर करने को दिखता है इन केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर हम रिसेंट केस की बात करें, मतलब रिसेंट तो नहीं है, 1997 में आपको केस देखने को मिलेगा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। 1997 का केस है। ये जो केस है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल शो करता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, क्योंकि यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने गाइडलाइंस बेसिकली निकाली थी कि किस तरीके से प्रिवेंशन होना चाहिए, रिड्रेसल होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस इन दी एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेचर ऑन द इशू। यानी ये जो पर्टिकुलरली किस तरीके से वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है एक वुमेन, उस पर्टिकुलर फील्ड में कह सकते हैं एक भी लॉ नहीं बनाया गया था, तो कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं था उस टाइम पे। तो कह सकते हैं जो जुडिशरी है उन्होंने एक्टिविज्म का रोल प्ले किया और कुछ गाइडलाइंस निकाले कि किस तरीके एक वुमेन जो है वर्क प्लेस में काम करती है तो किस तरीके से अगर मान लो कुछ इश्यूज निकल के आते कैसे उसको रिड्रेस करना है, कैसे उनको प्रिवेंट करना है, उस रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस उन्होंने फ्रेम करी थी। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इन्वोक किया था फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड साथ ही साथ जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने रेफ़र किया। तो ये जो पर्टिकुलर केस है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने प्रोएक्टिवली और इनोवेटिवली जो है डिसीज़न लिया और कहीं ना कहीं जो हमारी जो वुमेन है उनके राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज इस फील्ड में इससे पहले कोई लॉ नहीं था, और क्योंकि कोई लॉ नहीं था तो जुडिशरी को कहीं ना कहीं लगता था कि बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इस रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी फिर वो कहीं ना कहीं जुडिशरी ने लेके आई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2004 का एक केस था जी सत्यनारायण वर्सेस ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 2004 का ये केस है, जहाँ पे जो जस्टिस थे गजेंद्र गटकर जी थे, जिन्होंने मैंडेटरी कहा था कि इंक्वायरी होनी चाहिए
इफ़ अ वर्कर इज़ डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, यानी मिसकंडक्ट की वजह से अगर वर्कर को निकाला जा रहा है तो उसके बेस में इंक्वायरी होनी चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सामने वाले को भी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट ने कहीं ना कहीं जो रेगुलेशंस ऐड कर दी थी लेबर लॉ के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का काम था इस चीज़ को ऐड करना, बट लेजिस्लेचर इस पर्टिकुलर फील्ड में कहीं ना कहीं जो है लॉ नहीं बना पाया। बट इस जजमेंट के थ्रू आप क्या देख सकते हैं लेबर लॉ के अंदर एक रेगुलेशन जो ऐड हो गई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो एक्टिविज़म रोल होता है जुडिशरी का, वो कहीं कहीं जो आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अगेन वही चीज़ आती है, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सटेंड में करोगे, मतलब उसका एक्सेसिव यूज़ कर लोगे, तो वो कहीं ना कहीं फिर हार्म करेगा जो बैलेंस है उसको क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर बाय द जुडिशरी अलाउ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट पब्लिक पॉलिसी अमंग अदर फैक्टर्स टू गाइड द डिसीजन। मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी जहाँ पे जो है पब्लिक पॉलिसी में अपना पर्सनल व्यूज़ जो होते हैं उसको देखने लग जाती हैं। ठीक है, मतलब जो आपको किस तरीके से जो लॉ को बनाना है, तो जो लीगल मैटर्स है, जो लीगल प्रोसीजर है, उनको बिहाफ में रख के, उनको ध्यान में रख के बेसिकली आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ प्रोसीजर टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल कंसेप्ट मैक्सिमम फॉर्मूला एंड रिलीफ टू द जस्टिस और टू एक्सपेंड द स्टैंडिंग ऑफ द litigant and open the door for the court for needy to the entertain litigation affecting the entire society or a section of it। ओके, तो यहाँ पे सिंपली समझ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसका प्रोसीजर इवॉल्व हो रहा है, नए नए प्रिंसिपल्स इसके अंदर देखने पड़ेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। तो मेन यहाँ पे जो बेसिकली एम है जुडिशियल एक्टिविज्म का, कि कहीं ना कहीं जो रिलीफ है, जो जस्टिस है, वो कहीं ना कहीं लिटिगेंट को, यानी जो पर्सन है जिसकी कुछ ना कुछ अपील है जुडिशरी से, वो जस्टिस उसको मिलना चाहिए, सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए, जो इंटायर सोसाइटी है वो यहाँ पे बेनिफिट हो, उसका मेन यहाँ पे दिखने को रोल मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट इज़ अ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द मेजर फैक्टर ऑफ द राइज ऑफ PIL। In other words, the PIL is an outcome of judicial activism. In fact, PIL is the most popular और manifestation है judicial activism का। यानी कि अब यहाँ पे आपको एक न्यू टर्म नज़र आ रही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेन मतलब ये है कि एक लीगल मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो है कोई भी सिटीजन जो है अप्रोच कर सकता है जुडिशरी को। अगर मान लो कोई भी ऐसी पब्लिक ग्रीवेंसेस नज़र में आती है तो उसके बिहाफ में वो पर्सन जो है एक PIL डाल सकता है जुडिशरी में। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या होता है, मेन एम क्या होता है, फॉर अ पब्लिक गुड, यानी आप जनता की भलाई के लिए कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर सिटीज़न जो है PIL डाल सकता है किसी भी पर्टिकुलर कॉज के ऊपर, जो जिसमें कहीं ना कहीं लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का जो है इंटरेस्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ हो। और जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल एक्टिविज़म में जो मेन एम है कि प्रमोट करना है सोशल वेलफेयर को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सिमिलरली PIL भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है फॉर प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस एंड द इक्वालिटी। यानी ये दोनों मतलब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज़म है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इंश्योर करे कि PIL जो है इफ़ेक्टिवली काम कर सके और प्रमोट कर सके सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, तो यानी कि ये जो दोनों ही इंपॉर्टेंट टूल्स जो हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम में आते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने बेसिकली मीनिंग्स जो थे आपका जुडिशियल एक्टिविज़म का ये हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज़म किस तरीके से है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में भी काम क्या होता है कि जो पर्टिकुलर लॉ लेके आया जा रहा है आपके लेजिस्लेचर के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना ज़्यादा वैलिड है, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ये सब चीज़ें बेसिकली चेक करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, तो ये सब चेक किया जाता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म अभी हमने देख लिया किस तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए मेन जो है एम रहता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम, बट कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। द फ्लोइंग पॉइंट ब्रिंग आउट द डिफरेंस। तो वो डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला बोला गया है कि सिंस अबाउट द मिड 20th सेंचुरी द वर्जन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ एक्वायर्ड द निकनेम जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी कि मिड 20th सेंचुरी में हमने देखने को मिला
कि जो जुडिशल रिव्यू है उसका निकनेम उन लोगों ने जुडिशल एक्टिविज्म रख दिया। स्पेशली इन यूएसए में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा किया जा रहा था कि वहाँ की जुडिशरी जो है, जुडिशल रिव्यू का पावर कहीं ना कहीं उनके पास था, जो कि हमने अभी आपको जो लास्ट चैप्टर था जुडिशल रिव्यू का, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस किया था किस तरह से अमेरिका में जुडिशल रिव्यू की पावर को उन्होंने यूज़ किया था। बट वो जुडिशल रिव्यू कब किस सेंस में जुडिशल एक्टिविज्म में कन्वर्ट हो गया, वहाँ की जनता को, या फिर कह सकते हैं वहाँ पे जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि ठीक है, आप जो पर्टिकुलर लॉ जो वहाँ की अमेरिका की जर्नलिस्ट लेके आ रही है उसको आप रिव्यू कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं चेक कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से, और उसके आफ्टर इफेक्ट किस तरीके से होने वाले वो सब चेक कर रहे हो। बट अगर आप डायरेक्टली इंटरफेयर करने लग जाओगे लेजिस्लेचर में, कहीं ना कहीं वहाँ पे आप जो लॉज है उनको चेंज करने लग जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। इन इंडिया द पार्टिसिपेंट्स इन द डिबेट, जो लोग डिबेट करते हैं कि मिक्सअप ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म विद जुडिशल रिव्यू, कि अभी भी हम देखने को मिलेगा इंडिया में भी डिबेट काफ़ी टाइम से चली आ रही है कि जुडिशल रिव्यू की पावर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है खुद जुडिशरी को, कि किस तरीके से ऐसा जुडिशल रिव्यू का डेफिनेशन आपको वहाँ नहीं दिखेगा, बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारी जुडिशरी के पास जुडिशल रिव्यू की पावर है। ठीक है। बट वो जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं किस तरीके से रोल प्ले करता है, वो कहीं ना कहीं उस पर डिबेट चली आ रही है। द फॉर्मर इज दैट अ फॉर्म ऑफ लेटर इन विच जजेस पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी एक्टिविज्म में क्या हो रहा है कि जजेस खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग पॉलिसीज में। दैट इज नॉट ओनली दे अपहोल्ड और इनवैलिडेट द लॉज इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बट ऑल्सो एक्सरसाइज देयर पॉलिसी प्रेफरेंसेज इन डूइंग सो, यानी कि जुडिशल रिव्यू की पावर से तो वो पर्टिकुलर जो लॉज हैं उनको इनवैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, दैट्स वाई हम उसको इनवैलिड कर रहे हैं उन पर्टिकुलर लॉज को। ये पावर किसके अंडर आती है? जुडिशल रिव्यू की। बट साथ साथ जो जुडिशल एक्टिविज्म की पावर है उसके थ्रू वो पर्टिकुलरली कह सकते हैं लॉ मेकिंग में लॉ मेकिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉलिसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन पॉलिसी को फ्रेम करने में भी अपनी पावर जो है उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेंस में हम कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस क्रिएट करने को मिल रहा होगा कि ऑल दो जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म क्लोजली तो रिलेटेड हैं, बट कुछ एंगल में हमने देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म इज इनहेरेंट इन जुडिशल रिव्यू के अंदर ही आता है, विच एम्पावर्स द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर द लॉज एंड एक्शन इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज वॉइड, यानी वही पर्टिकुलर लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसे इनकंसिस्टेंस बोल देना, अवॉइड कर देना। जुडिशल एक्टिविज्म इज नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गन, मतलब बाय दी अदर ऑर्गन्स, यानी जो भी बाकी के ऑर्गन्स है लाइक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी ड्यूटी फॉलोज करे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं करते हैं तो जुडिशल एक्टिविज्म देखने को मिलेगा। The term judicial activism came into currency sometime in 20th century to describe the act of judicial legislation, that is judges making positive law. ठीक है। However, there is no standard definition of the term judicial activism. अगर हम definition की बात करें तो कोई standard definition नहीं है। As a whole, it can be said that judicial activism stresses the importance of judicial review and powerful judiciary is the protection and promotion of certain core rights. यानी मेन चीज़ क्या है, कोई definition देखने को नहीं मिलेगी, और मेन फोकस यही रहता है कि जो जुडिशल रिव्यू है उसको स्ट्रेस किया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस जुडिशल रिव्यू की, और किस तरीके से जो पावरफुल जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हुई नजर आएगी, प्रमोट करती हुई नजर आएगी जो कोर राइट्स हैं हमारे सिटीजन्स के। ठीक है। द एक्सपेंडेड कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडा इन कनेक्शन विद द PIL बाय जुडिशल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम has expanded the jurisdiction limit of the court exercising judicial review. This expanded role has been given the title of judicial activism by those who are critical of this expanded role of judiciary. तो यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिलेगी लोकल स्टैंडिंग। तो इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह की कह सकते हैं डॉक्ट्रिन है जहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उस पर्सन के साथ अगर सच में कुछ कह सकते हैं कुछ क्राइम हुआ है, ठीक है, उस पर्सन को कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए, तो उस पर्सन को डायरेक्टली जो है कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे जाना होगा और अपनी जो है ग्रीवेंसेस जो भी वो चाहते हैं वो डायरेक्टली एड्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उनके बिहाफ में कोई और पर्सन जाके केस फाइल करे और वो उनके बिहाफ में वहाँ पे केस लड़े। तो लोकस स्टैंडी में क्या है कि इट इज़ अ डॉक्ट्रिन दैट इंश्योर द ओनली द पार्टी हु हैव बीन डायरेक्ट इंटरेस्ट, जिस पार्टी का डायरेक्ट इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड,
और जिसका बेसिकली लीगल राइट है उस डिस्प्यूट के अंदर, वही जो है अप्रोच कर सकता है कोर्ट में फॉर जस्टिस के लिए, ठीक है। और बेसिकली मेन चीज़ ये है कि एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए किसके बीच में, वो पर्सन जो फाइल कर रहा है लॉ सूट एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ सूट, ठीक है। इंडिया में देखने को मिलेगा कि जो कंसेप्ट है आपका लोकस स्टैंडी का, वो मेंशन कर रखा है अंडर दी ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में, ठीक है। एंड मेन चीज़ यही आती है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट जो है बेसिकली कहीं ना कहीं उस पर्सन की जो पर्सन उस पर्टिकुलर केस से इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं जो है उस पर्टिकुलर केस से जुड़ा होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड हम कह सकते हैं कि जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, इसमें देखने को मिलेगा कि अगर मान लो जुडिशरी को लगता है, कोर्ट को लगता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो सूट फाइल किया है वो लोकस स्टैंडाई नहीं है, ठीक है, रिगार्डलेस कि क्या उस पर्टिकुलर जो है केस के क्या मेरिट्स हो सकते हैं, वो बेसिकली ध्यान में नहीं रखा जा सकता। मतलब कि कितना बेनिफिट उस पर्सन को मिल रहा है, क्या सोसाइटी का उससे कितना बेनिफिट है, वो मेरिट्स जो है ध्यान में बेसिकली उस समय जुडिशरी नहीं रखती। मेन चीज़ क्या ध्यान में रखा जाता है कि वो जिसने केस फाइल किया वो लोकस स्टैंडाई होने चाहिए हैं, और साथ ही साथ ट्रायल शुरू होने से पहले वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वही पर्सन जो है लोकस स्टैंडाई है, यानी वही पर्सन है जो पर्टिकुलर केस से कनेक्टेड है और उसने केस फाइल किया है, ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व होना चाहिए जो भी केस फाइल कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो रूल है लोकस स्टैंडाई का, ओवर द ईयर्स इसको रिलैक्स किया गया है। स्पेशली अगर देखिए इन केस ऑफ PIL जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन ऑन द बिहाफ ऑफ पुअर, ऑप्रेस्ड या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं या पावर नहीं है या फिर एक्सेस नहीं है कि वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकें और अपने बिहाफ में जो है कहीं ना कहीं अपने लिए जो है केस लड़ सके। तो उनके बिहाफ में कोई भी सिटीज़न अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये जो केस है वो एक कहीं ना कहीं पब्लिक के गुड में है, ठीक है, लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हित में है, तो वो उनके बिहाफ में वहाँ पे केस फाइल कर सकता है और उस पर्टिकुलर केस को फिर जुडिशरी को सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि लोकस स्टैंडाई में हम क्या देख रहे थे कि जिस पर्टिकुलर पर्सन का वो केस है उसको ही वहाँ पे आना पड़ेगा, उसको ही केस लड़ना पड़ेगा, बट इस रूल को कहीं ना कहीं रिलैक्स कर दिया गया है। और PIL में आप देख सकते हो कि कोई भी पर्सन XYZ अगर उसको लगता है कुछ ऐसा इशू सोसाइटी में हो रहा है जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और उस जो पर्सन वहाँ पे इंडल्ज है वो कहीं ना कहीं अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उनके बिहाफ में कोई भी XYZ पर्सन जो है PIL डाल सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक वेस्ट जो है डंप कर रही है एक रिवर में, जो कि हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो फैक्ट्री से जो भी वेस्ट होता है वो आसपास के जो भी रिवर्स है उसमें वो डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिवर पॉल्यूट हो जाती है। और रिवर तो पॉल्यूट होती है, बट उसके आसपास जो लोग रहते हैं, जो उस पर्टिकुलर वहाँ पे लाइवलीहुड उनका वहीं पे जुड़ा हुआ होता है, तो उनकी हेल्थ में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हम जानते ही हैं, साथ साथ इन्वायरमेंट में किस तरीके से इफेक्ट पहुँचता है। तो वो पर्सन जो वहाँ पे उस एरिया में रहते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो जुडिशरी के पास जाने से डरते हैं कि भाई इतना पैसा लग जाएगा, इतने केस चलेगा। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी पर्सन अगर चाहे तो PIL डाल सकता है अगेंस्ट द फैक्ट्री एंड आस्क द कोर्ट टू स्टॉप द फैक्ट्री फ्रॉम डंपिंग द वेस्ट, ठीक है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं जो फैक्ट्री ओनर है उसके अगेंस्ट में भले ये पर्सन कुछ तो नहीं कर पाए, बट एक पर्सन जो था XYZ उसने PIL डाल के इस फैक्ट्री ओनर के बिहाफ में इस फैक्ट्री ओनर के अगेंस्ट में जो है कहीं ना कहीं केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर उस PIL के बेस पे हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन लेगी कि अगर उसे लगेगा कि सच में वहाँ पे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, जो रिवर है पॉल्यूट हो रही है, जो वहाँ पे जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं हेल्थ जो है इफेक्ट हो रही है, तो इसके बिहाफ में वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो PIL है उसका मेन एम क्या है, प्रोटेक्ट करना, इन्फोर्स करना फंडामेंटल राइट जो लोगों का राइट है, साथ साथ जो इंटरेस्ट है पब्लिक का उसको प्रमोट करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है
Judicial activism as regard constitutional cases fall under the rubric of what is commonly called judicial review, and at the broadest level it is any occasion where a court intervenes and strike down a piece of duly enacted legislation. यानी यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो आपका जुडिशियल एक्टिविज्म है इट सीम एज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी की जो एबिलिटी होती है कि स्ट्राइक डाउन कर देता है उस पर्टिकुलर लॉ को जो कि उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो पर्टिकुलर लॉ अगर वैलिड मतलब नुकसान पहुंचा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रोविज़न को या फिर किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो वहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से कि वो प्रमोट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऐसा करने का कि आपका सोसाइटल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होने चाहिए। और ब्रॉडेस्ट लेवल की बात करें तो जिस तरह यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो जुडिशरी है वो एक्टिविज्म का रोल प्ले करती है इन विच द कोर्ट इंटरवीन्स करता है ऐसे पर्टिकुलर लॉ में अगेन कि जो उसको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वो उन पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को वो स्ट्राइक डाउन कर देती है। ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट रोल यही है कि जुडिशरी जो भी कुछ करे वो मेन चीज़ क्या है, चाहे उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्यों ना हो, बट मेन चीज़ क्या है कि वो बैलेंस हमेशा क्रिएट करके रखे। ठीक है। क्योंकि देखो सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से जो पावर डिवाइडेड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दोनों को साथ में रखना और बैलेंस क्रिएट करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पे हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप 3 चीज़ें देखेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है वो भी हमने देख लिया, अब एक वर्ड है जुडिशियल ओवररीच, वो क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली जुडिशियल ओवररीच तब देखने को मिलता है कि जब जुडिशियल एक्टिविज्म यानी जुडिशरी जो एक्टिवली रोल प्ले कर रही है कि वो पर्टिकुलरली लॉ बनाने, पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं आके पॉलिसी फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, लॉ बना के लेके आ रही है, तो वो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है अगर क्रॉस कर देता है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो है जुडिशियल पावर की, उस पावर को भी वो लिमिट कर देता है, उसको भी क्रॉस कर देता है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलेगा। ठीक है। वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरह से मिसयूज़ है या फिर अब्यूज़ है जुडिशियल अथॉरिटी का। इसलिए देखने को मिलेगा कि कई बार बहुत से आपके लीगल स्कॉलर्स हैं, आपके काफ़ी लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं जो है एक अपना जो रोल है, एक्टिवली रोल जो है वो ओवर रीच्ड कर देते हैं, मतलब एक हद से ज़्यादा आप जो है बेसिकली पॉलिसी फ्रेमिंग में चले जाते हैं। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेन जुडिशरी की जो पावर थी वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहा है वो उसको। ठीक है। एक हद तक ठीक है कि आपने बेसिकली देखा कि इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई लॉ नहीं है तो उससे रिलेटेड आपने कुछ गाइडलाइंस लेके आ गए, बट हर चीज़ में आप इंटरफेयर करोगे, हर एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज करने की कोशिश करोगे और उस पर्टिकुलर लॉज को जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे। अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारी सोसाइटी में, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक मूवी आई थी आपका जॉली LLB 2, उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से हमारी जुडिशरी है उसने ओवर रीच किया था। हुआ ये था कि जो बेसिकली जो मूवी है उसमें कुछ सीन्स जो थे जुडिशरी से या फिर कह सकते हैं लीगल प्रोफेशन को लेकर, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ जोक दिखा रखा है कि जो लीगल प्रोफेशन है जुडिशरी का उसको कहीं ना कहीं मजाक बना के रख दिया उस फिल्म में, कुछ ऐसे सीन्स वहाँ पे ऐसे डिपिक्ट कर रहे थे। तो एक रिट पिटिशंस वहाँ पे फाइल की गई थी जिसके बिहाफ हम कह सकते हैं कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाई कि आप बेसिकली मूवी को देखो, उस पर रिपोर्ट बना के हमें बेसिकली हैंडओवर करो। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो आपका बोर्ड है, फिल्म बोर्ड जो है, उसने सर्टिफिकेशन दे दिया था उस पर्टिकुलर मूवी को, बट फिर भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप कह सकते हो कि करीबन 3 से 4 सीन्स जो हैं ऐसे जहाँ पे बेसिकली लीगल प्रोफेशन को एज अ जोक डिपिक्ट किया जा रहा है, तो उन सीन्स को बेसिकली डिलीट कर दिया था। ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शो करती हैं। एक तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं और जुडिशियल ओवररीच देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने उस चीज़ को पास कर दिया, पर जुडिशरी ने किस तरीके से वहाँ पे अपनी जो
पावर है इसका यूज़ करके कुछ सीन्स को डिलीट करके ये शो करा कि किस तरीके से जुडिशरी जो है इन सब एरियाज़ में भी एंटर कर सकती है और अपनी जुडिशल ओवररीच की जो पावर है उसको वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती है। इस बेसिस पे कि जुडिशरी है उसका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से सोसाइटी के सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। आई नो बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो गया है, था तो छोटा सा टॉपिक है। तो बाकी जो भी टॉपिक्स आपके बचे हैं लाइक जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म आपका बचा हुआ है, और यहाँ पे देखने को मिला किस तरीके से डॉक्टर वंदना है उन्होंने किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में चीज़ें बताई हैं। देन एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म हम देखेंगे, एंड एप्रीहेंशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट समझेंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग दिस जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही है, कल की वीडियो में हम बाकी डिस्कस करेंगे।